तो चलिए दोस्तों, आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कक्षा 10वीं का चैप्टर 1, जिसे हम लोग कहते हैं रियल नंबर। ठीक है ना। तो रियल नंबर को जानने से पहले हम लोग को ये जानना चाहिए कि परिमेय संख्या किसे कहते हैं। ठीक है ना। तो चलिए देखते हैं। किसी संख्या को परिमेय संख्या कहते हैं यदि इसे p बाई क्यू के रूप में लिखा जा सके, जहाँ p और q पूर्णांक है एवं q नॉट इक्वल टू 0। ठीक है ना। तो यानी कि अगर आपका कोई संख्या है जो कि p बाई क्यू के फॉर्म में रहती है, ठीक है, जैसे कि 2/3, 3/4, ठीक है ना, या 5/6, ये सब क्या है, p बटे क्यू के फॉर्म में है। तो ये हमारा क्या हो गया, परिमेय संख्या हो गया। ठीक है ना। अब आगे देखते हैं हम लोग अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या क्या होता है, तो इसे ध्यान देते हैं हम लोग। ठीक है। वह संख्या जिसे p बाई क्यू के रूप में नहीं लिखा जा सके अपरिमेय संख्या कहलाती है, जहाँ p और q पूर्णांक है और q नॉट इक्वल टू 0। ठीक है ना। तो अपरिमेय संख्या क्या होती है, जैसे कि जिसे आप p बाई क्यू के फॉर्म में नहीं लिख सकते, जैसे √5 हो गया, √6 हो गया, इसे आप p बाई क्यू के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं। ठीक है ना। अब हम लोग पढ़ेंगे वास्तविक संख्या। सभी परिमेय और अपरिमेय संख्याओं को साथ लेने पर वास्तविक संख्याओं का संग्रह प्राप्त होता है, अर्थात वास्तविक संख्याएं या तो परिमेय होगी या तो अपरिमेय होगी। जब आप परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या को साथ लेते हैं तब हमको जो नंबर प्राप्त होता है वो हमारा वास्तविक संख्या प्राप्त होता है। ठीक है ना। जैसे कि 2/3 हो गया, √2/1 हो, √2/3 हो गया, √5/6 हो गया, ये सब क्या है हमारा, ये हमारा वास्तविक संख्या है। ठीक है ना। उसके बाद हम लोग ध्यान देंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम पे। ठीक है ना। तो किन्हीं दो धनात्मक पूर्णांकों को a और b के लिए ऐसे अद्वितीय पूर्णांक q और r प्राप्त होते हैं कि a बराबर BQ प्लस r, ये इसका इक्वेशन है। ठीक है ना। जहाँ पे 0 जो है ग्रेटर देन इक्वल टू r होगा और r जो है ग्रेटर देन होगा b। ठीक है ना। भाज्य, इसे देखो, ए को हम लोग भाज्य कहते हैं और बी को हम लोग भाजक कहते हैं और क्यू को हम लोग भागफल कहते हैं, आर को हम लोग शेषफल कहते हैं। ठीक है ना। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम द्वारा एचसीएफ निकालना। ठीक है। 135 और 225 है। 135 और 225 है। जो यहाँ पे बड़ा हो उसको हम लोग ए मान लेंगे, ये छोटा है ये नंबर, इसे हम लोग बी मान लेते हैं। अब हम लोग ये इस इक्वेशन के हिसाब से हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। जैसे यहाँ 225 दिया हुआ है, अगर हम लोग इसको 135 से इसको भाग देते हैं तो एकदम खाएगा और हमारा 90 शेषफल बच जाता है, जो कि हमारा अगर हम इसको तब तक भाग देते रहेंगे जब तक हमारा आर जो है 0 नहीं आए। ठीक है। इसे हम लोग शेषफल करते हैं। यहाँ पे दिए हमारा आर जो है 0 नहीं आया। ठीक है। तो ये संख्या यहाँ पर उतारेंगे, फिर ये 90 से हम इसको भाग देंगे तो एकदम खाएगा और हमारा शेषफल 45 बच जाता है, जो कि आर हमारा जो है 0 के बराबर नहीं है। तो फिर हम क्या करेंगे, 90 के यहाँ उतारेंगे और 45 से हमको फिर इससे भाग देंगे 90 को, जो 2 बार में खाएगा और हमारा शेषफल 0 आ गया, जो कि हम लोग चाहते थे। तो जैसे 0 आया तो ये हमारा जो इससे जो पूरी कटा तो ये हमारा एचसीएफ हो गया। ठीक है ना। दिखाइए कि प्रत्येक धन पूर्णांक या तो 2q या 2q+1 के रूप का होता है, अथवा दिखाइए कि प्रत्येक धनात्मक सम पूर्णांक 2q के रूप का है एवं प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक 2q+1 के रूप का है, जहाँ q एक पूर्णांक है। एल्गोरिथम से a और b धनात्मक पूर्णांकों के लिए एल्गोरिथम का इक्वेशन हम लोग यहाँ पे लगा देंगे, जो कि a = BQ+R है। हम लोग यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया था b, यहाँ पे 2 दिया गया, यहाँ पे जो डिजिट दिया रहेगा उसी को हम लोग यहाँ पे b पे मान लेंगे। ठीक है। यहाँ पे 2 दिया हुआ था तो b बराबर हम लोग 2 मान लिए। ठीक है। तो हम लोग यहाँ देखिए b की जगह पे 2 रखिएगा तो 2q+R हो गया यहाँ पर। ठीक है ना। तो देखिए r हम जब हम लोग b को माने 2, तो देखिए b से जितना भी छोटा वैल्यू होगा, जैसे 0, 1 हो गया, तो हम उसको क्या करेंगे, r की जगह पे पुट करेंगे। ठीक है ना। तो देखिए आप a बराबर 2q+R की जगह 0 पुट किए तो 2q आ गया। ठीक है। और r की जगह 1 पुट किए तो 2q+1 हो गया। ठीक है। तो a बराबर 2q हो गया, जो कि एक सम पूर्णांक है। ठीक है। उसके बाद r की जगह 1 पुट किए थे तो 2q+1 आ गया, जो कि हमारा एक विषम पूर्णांक है। उसके बाद अगले क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। दिखाए कि एक धनात्मक सम पूर्णांक का वर्ग 4q और विषम पूर्णांक का वर्ग 4q+1 के रूप का होता है। देखिए आपको इसमें आपको इसको दिखाना है कि जब हम कोई संख्या को वर्ग करते हैं तो क्या वो मतलब सम पूर्णांक या विषम पूर्णांक का रूप होता है या नहीं होता है। ठीक है ना। हम लोग a बराबर 2q मान लिए। ठीक है ना। हाँ, जो कि एक सम पूर्णांक था, यहाँ से हम लोग निकाल लेते हैं। ठीक है। इसको हम लोग स्क्वायर करते हैं तो हमारा 4q का स्क्वायर आया। ठीक है। अब हम लोग r बराबर जो है ना q² मान लेंगे तो हमारा जो है 4r आ गया। ठीक है ना। इसको हम लोग 4q का रूप भी लिख सकते हैं। ठीक है ना। तो यहाँ पे जब हम इसका स्क्वायर किए थे तो देखिए हमारा 4q आ गया ना, जो कि यहाँ पर आपको बोला गया था कि सम पूर्णांक होना चाहिए। ठीक है। उसके बाद देखिए a बराबर 2q+1 है।
जब आप इसको स्क्वायर करेंगे तो देखिए यहाँ पे a प्लस बी का स्क्वायर कीजिएगा तो क्या होता है ए स्क्वायर, 2q का स्क्वायर हो गया 4q स्क्वायर, फिर बी स्क्वायर कीजिएगा तो 1 का स्क्वायर 1 हो गया यहाँ पे, फिर 2ab होता है तो 2 इंटू 2q 4q हो गया प्लस इंटू 1 4q आ गया यहाँ पे। तो क्यू स्क्वायर और क्यू के यहाँ पे कॉमन ले लिए बाहर, 4 को अलग कर दिए, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्यू स्क्वायर क्यू को हम लोग एस मान लिए तो यहाँ पे 4s प्लस 1 हो गया, ठीक है ना, जो कि 4q प्लस 1 का स्वरूप है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग सम पूर्णांक निकाल दिए और विषम पूर्णांक भी हम लोग निकाल दिए आराम से। दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q प्लस 1 या 6q प्लस 3 या 6q प्लस 5 के रूप का होता है जहाँ q कोई पूर्णांक है। ये क्वेश्चन आपके लिए आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा ही महत्वपूर्ण है, इसे आप लोग ध्यान से देखिएगा और हो सके तो आप इसका नोट्स बनाइए और अपने पास संभाल के रखिए, जब एग्जाम समय आपको बहुत सारी मदद मिलेगी इससे। माना कि एक धनात्मक विषम पूर्णांक है, ठीक है। यहाँ पे देखिए आपको बताया था यहाँ जो संख्या है उसी को हम लोग b मान लेते हैं, ठीक है ना। यहाँ 6 है तो हम लोग b बराबर 6 मान लिए, क्योंकि पूर्णांक 6q प्लस 1 6q प्लस 3 या 6q प्लस 5 के रूप का है, ठीक है। अब हम लोग यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से क्या करेंगे, ये इक्वेशन लगाएंगे a बराबर bq प्लस r, b बराबर 6 था तो यहाँ पे 6q प्लस r हो गया यहाँ पे, जिसको हम लोग फर्स्ट इक्वेशन मान लिए, समीकरण मान लिए। तो देखिए समीकरण 1 से क्या हमारा निकल जाएगा, देखिए b हमारे लोग 6 माने तो 6 से कम को r का वैल्यू होगा, तो 0 से लेके 5 तक 0 1 2 3 4 5 r का वैल्यू हो गया। तो r बराबर जब 0 पुट कीजिएगा तो देखिए यहाँ पे 0 जैसे पुट किए तो 6q आ गया यहाँ पे, r की जगह 1 पुट किए यहाँ पे तो 6q प्लस 1 आ गया, r की जगह 2 पुट करेंगे तो 6q प्लस 2 आ जाएगा, ठीक है। r की जगह अगर 3 पुट कीजिएगा तो 6q प्लस 3 आ जाएगा यहाँ पे, अगर r की जगह 4 पुट कीजिएगा तो 6q प्लस 4 आ जाएगा यहाँ पे, अगर r की जगह 5 पुट कीजिएगा यहाँ पे तो 6q प्लस 5 आ जाएगा, ठीक है ना। अतः 1 3 तथा 5 विषम धनात्मक पूर्णांक हैं। कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q प्लस 1 6q प्लस 3 तथा 6q प्लस 5 है। तो हम इसको जब हल किए तो देखिए यहाँ पे निकल गया, ये हमारा विषम पूर्णांक आ गया। अगर आप लोग 0 2 4 को लेंगे तो आपको जो संख्या प्राप्त होगी समीकरण 6q प्लस 2 तथा 6q प्लस 4 जो एक सम पूर्णांक है। अब हम लोग पढ़ेंगे अभाज्य संख्या के बारे में, ठीक है ना। तो किसी धन घन पूर्णांक p को अभाज्य संख्या कहते हैं यदि यह केवल एक और p से विभाज्य हो, यानी कि एक से और स्वयं से वो संख्या विभाज्य होती है, ठीक है ना। जैसे 2 है तो एक से और स्वयं से कटेगी, ठीक है। 3 है तो एक से स्वयं से कटेगी, ठीक है। जैसे 7 लिए तो एक से और 7 से कटेगी, उसके अलावा कोई संख्या से नहीं कटेगी, तो उसे हम अभाज्य संख्या कहते हैं। उसके बाद आता है कंपोजिट नंबर, जिसे हम लोग यौगिक संख्या कहते हैं। तो कोई संख्या यौगिक होगी यदि एक और संख्या स्वयं के अतिरिक्त उस संख्या को कम से कम एक गुणनखंड हो, यानी कि मतलब एक से और स्वयं के अलावा भी उससे मतलब कटना चाहिए, मतलब उसका गुणनखंड होना चाहिए। जैसे 6 है, इसका गुणनखंड क्या हो गया, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 6 हो गया। तो यानी कि एक और स्वयं के अलावा भी यहाँ गुणनखंड है तो वो हमारी संख्या यौगिक संख्या हो जाएगी, ठीक है। जैसे 15 है, 1 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 15 हो गया, ये 4 गुणनखंड हो गया यहाँ पे, तो ये हमारा यौगिक संख्या हो गया, ठीक है ना। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे कंपोजिट नंबर। 100 अभाज्य संख्याएँ। दो पूर्णांकों को a और b एक दूसरे के लिए अभाज्य या अभाज्य कहते हैं यदि महत्तम सामवर्धक a b 1 हो। कि वैसी दो संख्या अगर जिसका कि हम लोग HCF लेते हैं तो जो HCF हमारा 1 प्राप्त होता है तो हम वो संख्या जो होता है हमारा अभाज्य संख्या कहलाती है, ठीक है ना। निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए, ठीक है। जैसे यहाँ पे 140 दिया गया, पहले हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे अभाज्य गुणनखंड के विधि से हमको निकालना है यहाँ पे इसका महत्तम समवर्तक, ठीक है ना। तो 140 से जब हम इसका महत्तम समवर्तक निकालते हैं तो देखिए यहाँ पे 2 से 70 दाम है, फिर 2 से 35, फिर 5 से 7 दाम आया, ठीक है। तो 2 गुना 5 गुना 7 आ गया, ठीक है। तो 2 स्क्वायर इंटू 5 इंटू 7, ठीक है। तो यहाँ गुणनखंड के माध्यम से इसका निकाल दिए हैं, ठीक है ना। 3825 है, इसका जब हम लोग 5 से भाग दिए, 5 से जब महत्तम समवर्तक निकाले, 5 से 765 दाम है, फिर 5 से 153 बार में, फिर 3 से 51 बार में, फिर 3 से 17 दाम है, ठीक है ना। ये 51 से इसको भाग दीजिएगा तो देखिए इसका गुणनखंड आ गया 5 इंटू 5 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 17, 5 स्क्वायर 3 स्क्वायर इंटू 17 आ गया, ठीक है। अब एक और विधि है जो कि आप लोग जान जाइएगा तो आपको काम ही देगा, जिसे हम लोग ट्री मेथड कहते हैं, ठीक है ना। जैसे कि यहाँ पे 29,700 है ना, तो यहाँ 29,700 लिए, ये 2 के टेबल से इसको खिलाएंगे तो 14,850 आएगा। फिर 2 से इसको भाग देंगे तो 7,425 आता है, फिर 3 से इसको भाग दीजिएगा तो 2475 आता है, फिर इसे 3 से भाग दीजिएगा तो 825 आएगा, फिर 3 से इसे
फिर 3 से 825 को भाग दिए तो 275 आएगा, फिर 5 से इसको 275 को भाग दिए तो 55 आएगा, फिर 5 से 55 को भाग दिए तो 11 आएगा। तो ये रेड बॉक्स में आपको दिख रहा है, ये सब हमारा क्या हो गया, इसका गुणनखंड हो गया, ठीक है ना। तो आप इसको इस तरह से लिख सकते हैं 2 स्क्वायर इंटू 3 का क्यूब इंटू 5 का स्क्वायर इंटू 11, ठीक है। पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के महत्तम समावर्तक और लघुत्तम समावर्तक ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए, ठीक है। यानी कि अब जो क्या आपको क्या करना है कि जब लघुत्तम समावर्तक और महत्तम समावर्तक निकालिएगा तो उसको प्रूव भी करना है कि हाँ जब दो संख्या का गुना करते हैं और दो संख्या का जो हम लोग लघुत्तम और महत्तम समावर्तक निकालते हैं तो दोनों बराबर होना चाहिए जब दोनों को गुना करते हैं, ठीक है। जैसे देखिए 336 दिया गया और 54 दिया गया, 336 को हम क्या करेंगे, गुणनखंड के माध्यम से इसको तोड़ देंगे। तो 336 का हम लोग महत्तम समावर्तक निकालते हैं तो 2 से खिलाएंगे तो ये 168 दाम है, फिर 2 से 84 दाम है, फिर 2 से 42 दाम में खाएगा, ये 2 से 21 दाम है, फिर 3 से 7 दाम है, ठीक है। तो उसको गुणनखंड के माध्यम से लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू यहाँ पे लिख दिए, ठीक है। फिर 54 को जब हम लोग तोड़ते हैं महत्तम समावर्तक निकालते हैं इसका तो 2 से 27 दाम है, फिर 3 से 9 दाम है, 3 से 3 दाम है, तो देखिए 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू आ गया, ठीक है। तो आपको पता होगा कि देखिए महत्तम समावर्तक कैसे निकलते हैं, यानी ऊपर और नीचे जो है ना दोनों जगह सेम होना चाहिए। जैसे 2 ऊपर नीचे सेम है तो यहाँ पे लिख लिए, नीचे 3 ऊपर 3 है तो ये सेम है इंटू 3, तो 2 इंटू 3 हमारा महत्तम समावर्तक निकल गया, ठीक है ना। अब आगे देखिए लघुत्तम समावर्तक कैसे निकालेंगे हम लोग यहाँ पे 2 एक बार जो ऊपर में डिजिट देखिए जो संख्या ज़्यादा बार रहेगी उसको हमको लेना है, ठीक है। जैसे यहाँ पे नीचे में 2 सिर्फ एक बार है, ऊपर में 2 4 बार में, तो 2 पावर 4 यहाँ लिख लेंगे। नीचे में 3 एक बार में है, ऊपर में 3 नीचे में 3 बार है, ठीक है ना। सॉरी ऊपर में 3 एक बार में, तो 3 का पावर क्यूब हो गया, ऊपर में 7 है तो इंटू 7, तो हमारा इसका मतलब लघुत्तम समावर्तक 3024 आ गया, ठीक है ना। अब क्या करना है हमको, तो संख्या का गुणनफल, संख्या हमारा क्या क्या था 336 और 54 था, ठीक है ना। तो 336 गुना 54 कर दिए यहाँ पे हम लोग, और हमारा लघुत्तम समावर्तक क्या निकला था 3024, तो यहाँ 3024 हो गया, और महत्तम समावर्तक हमारा 6 निकला था। जब आप ये दोनों गुना कीजिएगा तो 18144 आता है, ठीक है, और इसको गुना कीजिए तो 18144 आता है, तो हमारा एक दूसरे के बराबर हो गया, ठीक है ना। अगर आप कोई भी एक अभाज्य संख्या लेते हैं जैसे ए और बी लेते हैं, तो जब आप उसका एचसीएफ निकालिएगा तो कोई भी अभाज्य संख्या का एचसीएफ जो होता है वो 1 आता है, और अभाज्य संख्या का एलसीएम निकालिएगा तो वो आपका गुना हो जाता है, वही डिजिट को आप गुना कर दीजिए, जैसे ए और बी है तो ए इंटू बी हो जाएगा, ठीक है ना। अगर आपको संख्या का गुणनफल दिया रहे और लघुत्तम समावर्तक दिया रहे तो आप महत्तम समावर्तक इस तरह से ये फार्मूला में पुट करके निकाल लीजिएगा, ठीक है। आपको संख्या का गुणनफल दिया रहे और महत्तम समावर्तक दिया रहे तो आप लघुत्तम समावर्तक निकाल सकते हैं इस फार्मूला पे बैठा के, ठीक है ना। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन है, आप इसको ध्यान से देखिए। एचसीएफ 306 657 बराबर 9 दिया है, ठीक है ना। तो एलसीएम 306 657 ज्ञात कीजिए, ठीक है। देखिए यहाँ पे 306 657 दिया है, बराबर में 9 दिया है, ठीक है। आपको एलसीएम निकालना है, ठीक है ना। एलसीएम बराबर क्या होता है, संख्याओं का गुणनफल कर दें यहाँ पे बटे में एचसीएफ, ठीक है ना। तो यहाँ से वो भाग दीजिएगा, 9 से 3 दाम में 34 दाम में ये पूरी तरह से कट जाएगा। जब 34 को 657 से गुना कीजिएगा तो आपको जो है लघुत्तम समावर्तक 22338 आ जाएगा, ठीक है। आगे क्या है जो आपको ध्यान से सुनना चाहिए, जरूर ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। सिद्ध करें कि √2 एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है ना। यदि संभव हो तो माना कि √2 एक परिमेय संख्या है। पहले मान लेना है कि √2 जो है एक परिमेय संख्या है। उसके बाद p/q बराबर √2/1 लिख देना है, ठीक है ना। जहाँ पे आपको दिखा रहे हैं यहाँ पे कि p और q जो है पूर्णांक है और p और q जो है ना सअभाज्य संख्या है, ठीक है। p बराबर √2, देखो जब इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिएगा इसको इससे तो देखिए p बराबर √2q आ गया यहाँ पे, ठीक है। अब दोनों पक्षों को वर्ग करना है, दोनों पक्षों की तरफ वर्ग कर दीजिए इसी तरह से, ठीक है ना। तो p² हो जाएगा, यहाँ पे जब √2 का वर्ग कीजिएगा तो 2q का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ से आप कह सकते हैं कि 2 जो है ना p² से विभाजित है, 2 जो है p² से विभाजित है और 2 जो है p से भी विभाजित होगा। तो उसके बाद क्या करना है आपको, p बराबर जो है ना यहाँ पे जैसे 2 है तो p बराबर 2m मान लेना आपको, ठीक है। p बराबर 2m मान लिए, उसके बाद क्या करना है समीकरण 1 में p का मान रखने पर, देखिए जब p बराबर 2m मान लेंगे तो इस समीकरण में आपको p का वैल्यू पुट करना है, ठीक है ना। जब हम p को जो 2m माने थे p² बराबर 4m का स्क्वायर हो गया यहाँ पे, ठीक है ना, बराबर में 2q का स्क्वायर हो गया। तो यहाँ पे 2 से कट जाएगा तो 2m² बराबर q का स्क्वायर हो गया, ठीक है। तो q² बराबर 2m का स्क्वायर हो गया। तो यहाँ से आप लोग कह सकते हैं कि जो 2 है ये 2q² से विभाजित होगा और 2 जो है q से विभाजित होगा। तो इतना सब करने के बाद आप यहाँ पे लिख दीजिएगा कि √2 जो है एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है ना। सिद्ध कीजिए कि √5 एक परिमेय संख्या है। तो इसको हल करने से पहले आपको मानना पड़ेगा कि जो √5 है वो एक परिमेय संख्या है। उसके बाद p/q
Q बराबर √5/1 लिख दीजिएगा। जैसे जहाँ पे P और Q पूर्णांक है तथा P और Q सअभाज्य संख्या है। P और Q आपका पूर्णांक है और P और Q जो है सअभाज्य संख्या है। P बराबर √5Q हो गया, ठीक है ना। अब दोनों संख्या की तरफ आपको वर्क करना है। तो देखिए दोनों तरफ वर्क कीजिएगा तो देखिए यहाँ पे वर्क कीजिए तो P² हो गया, √5 का वर्क कीजिएगा तो 5Q² हो गया। तो आप कह सकते हैं कि जो P² है वो ये 5 जो है P² से विभाजित है, ठीक है। और 5 जो है आपका P से विभाजित होगा। अब इसे यहाँ 5 है तो आपको क्या करना है, P बराबर 5m मान लेना है, ठीक है। उसके बाद समीकरण 1 में आपको इसका वैल्यू पुट करना है। यहाँ पे P² है तो यहाँ पे 5m लिए तो P बराबर तो 5 का स्क्वायर 5m का स्क्वायर 5 × 5 = 25 m का स्क्वायर हो जाएगा आपका, और यहाँ बराबर में 5Q का स्क्वायर हो गया, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे 5 से 5 से कट जाएगा तो 5m² बराबर Q² हो गया। यहाँ पे Q² बराबर 5m का स्क्वायर हो गया, ठीक है। ये जो 5 है ना Q² से विभाजित है और 5 जो है Q से भी विभाजित होगा। तो इतना सब करने के बाद आप लिख दीजिएगा कि √5 जो है एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है ना। सॉरी यहाँ पे ओ लिखना था, अपरिमेय संख्या है, ठीक है। एक और क्वेश्चन है, ठीक है ना, इसे भी आप लोग ध्यान से देखिएगा, ठीक है, पढ़िएगा, समझिएगा। सिद्ध करें 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है। इसे अपरिमेय संख्या प्रूव करना है, ठीक है ना। माना 3 + 2√5 एक परिमेय संख्या है, अर्थात 3 + 2√5 बराबर P/Q। Q जो है आपका 0 के बराबर नहीं होगा और ये जो P और Q है एक अभाज्य संख्या है जिसका कि HCF हमारा 1 होगा, ठीक है ना। अब देखिए 2√5 है, ठीक है ना। P/Q है, प्लस में इधर 3, इधर माइनस में 3 आ गया, ठीक है ना। अब √5 बराबर क्या हो जाएगा, ये 2/में चले जाएगा, ठीक है ना, बटे में चले गया, ठीक है। P/Q - 3 बटे में 2 आ गया, तो जो कि एक परिमेय संख्या है, ठीक है ना। हम जानते हैं कि √5 एक अपरिमेय संख्या है, अर्थात देखिए आप जानते हैं कि √5 जो अपरिमेय संख्या है, लेकिन ये क्या है, एक परिमेय संख्या है। तो कभी भी परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या के बराबर नहीं होगा। तो यहाँ पे कह सकते हैं कि √5 जो एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है, वो जो है P/Q - 3/2 जो कि परिमेय संख्या दोनों इक्वल नहीं होगा। तो हमारी अवधारणा विरोधाभास है, जो कि आप माने थे कि मतलब एक परिमेय संख्या है, वो नहीं है, ठीक है ना। तो 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। सिद्ध करें कि 1/√2 अपरिमेय संख्या है। माना 1/√2 एक परिमेय संख्या है। पहले आपको मानना है कि ये जो है ना कि 1/√2 एक परिमेय संख्या है, ठीक है। तो 1/√2 बराबर P/Q। Q जो है आपका 0 के इक्वल नहीं होगा, ठीक है। और इसको जब आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिएगा, ठीक है ना, तो देखिए √2 बराबर क्या आ जाएगा हमारा, Q/P आ जाएगा, ठीक है ना। P/Q एक परिमेय संख्या है तथा हम जानते हैं कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। अब आप जान गए कि P/Q जो है एक परिमेय संख्या है, √2 जो है एक अपरिमेय संख्या है, तो ये दोनों कभी बराबर नहीं होगा। तो आप लिख सकते हैं यहाँ पे, अर्थात 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है। सिद्ध करें कि 7√5 एक अपरिमेय संख्या है। आपको सिद्ध करना है कि जो है ये संख्या दिया गया ये अपरिमेय संख्या है। तो 7√5 बराबर P/Q है, ठीक है। Q जो आपका 0 के इक्वल नहीं होगा, ठीक है। √5 बराबर क्या हो जाएगा, 7 है, तो यहाँ पे Q में गुना हो जाएगा, तो P/7Q हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है ना। अब आप कह सकते हैं P/Q जो एक परिमेय संख्या है, ठीक है, लेकिन हम जानते हैं कि √5 जो एक अपरिमेय संख्या है। यहाँ पर आप कह सकते हैं कि √5 जो है नॉट इक्वल टू P/Q। तो 7√5 एक अपरिमेय संख्या हो जाएगा, ठीक है। तो धन्यवाद। आप इसी तरह हमारे चैनल में जुड़े रहिए और हम आपके लिए बेस्ट से बेस्ट कंटेंट बना के आपके लिए प्रस्तुत करते रहेंगे। बस आपसे यही उम्मीद करते हैं कि आप हमारे वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। धन्यवाद। और इसका हो सके तो इसका PDF जो बना के हम आपको मतलब पोस्ट कर देंगे अपने मतलब चैनल पे, तो आप वहाँ से इसका नोट्स ले लीजिएगा जो आपको मदद करेगा एग्ज़ाम में, ठीक है ना।